हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का एक छूटा हुआ चैप्टर। छूटा हुआ बोलने से कई बच्चों को एक्सप्लेन सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है सर पुरानी वीडियो में, तो लो भाई नई वीडियो हम बना देते हैं। संरक्षी और असंरक्षी बल, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लासेस में कल काफ़ी डिस्कस हुई थी, तो उसी में हम एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं कि क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप ये मेरे डायग्राम में देख रहे हैं, ये 3 डायग्राम मैंने बनाया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों में आपने बॉल देखा, ये ए जो है इनिशियल पोजीशन एंड बी द फाइनल पोजीशन। कब किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ले जाते हैं तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू कितनी है, mgh। अब ये किस पर देखो, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका डेरिवेशन क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेरिवेशन कैसे करोगे। द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, क्या ये फोर्स इज सेड टू कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन moving a body depends only on the initial and final position of the body and not on the nature of path। उसका रास्ता कैसा है ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जस्ट अपोजिट किसका होता है, नॉन कंजर्वेटिव, ये पथ पर डिपेंड करता है कि पथ कैसा है, खुरदुरा है कि चिकना है। लेकिन ये पथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये पथ पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे मैंने एक डायग्राम, इसको हम प्रूफ करने के लिए कुछ मैंने डायग्राम बनाया है, फॉर सेव ऑफ टाइम आप लोगों के सामने हम नहीं बनाया, इसको बना के रखेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि कोई बॉडी जो है स्ट्रेट जा रही है, कोई जिग जैग, कोई इस टाइप में जा रहा है, कोई इंक्लाइंड प्लेन में जा रहा है, कोई स्टेयर में चढ़ रहा है। इसको आज हम अपने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो छोड़ के आप लोग कहीं मत जाइए, पूरा का पूरा एक्सप्लेन होगा, सही तरीके से आपको समझाएगा, ये भी दिमाग में बैठा हुआ है, याद कर चुके हैं आप, इसको लिख के पास भी हो गए हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव संरक्षी चल रही हो। तो आज इस वीडियो से आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या समझे। संरक्षी बल, जब किसी बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य, क्या बोला मैंने, जब किसी बल के विरुद्ध, कौन सा बल के विरुद्ध, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल पुल। हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हम अगेंस्ट टू ग्रेविटेशन पुल के, ग्रेविटेशनल पुल ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसी को जब किसी बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ऊपर ले जाने में क्या कार्य, वस्तु की इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करता कि उसका नेचर कैसा है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। क्या बोला मैंने, जैसे कि हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। मैं क्या बोला, जब किसी वस्तु को किसी बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य, उसकी प्रारंभिक अंतिम स्थिति माने नेचर पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन के जरिए हम इसको डेरिवेशन के जरिए आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है सैचुरेटेड एट पॉइंट ए एंड एट द सम टाइम reaches the point B is the one of final position. If the mass of object be m and gravity है ना the g, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टू cos थीटा। हमने पढ़ाया अभी तक के चैप्टर में वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू, ध्यान से समझिएगा वीडियो को, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू प्लेसमेंट इनटू, ये हम करे जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ओके, तो वर्क डन इक्वल टू हम निकालेंगे, व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज वर्क डन, mg डिस्प्लेसमेंट h एंड cos थीटा।
ये आप लोग 9th में, कुछ बच्चे को हमने 7th के फाउंडेशन में भी इसको पढ़ा डाला है। तो वर्क डन बाय W1, फोर्स, व्हाट इज फोर्स? यस सर, फोर्स इक्वल टू mg। तो W1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? W1 ले लेते हैं इसको, 3 स्टेप में हम देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आई होप आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू mg, व्हाट इज h? वेरी गुड, h इज द डिस्प्लेसमेंट। सब लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h। क्लियर हुआ? एंड कॉस थीटा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सबको पूछ रहे हो? कॉस थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, आई होप समझ में आया आप लोगों को। तो ये इसका एक फार्मूला हो जाएगा आपका, कि कॉस, देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, तो वर्क डन इक्वल टू mg h इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज f? f इज द mg एंड h इज द डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? अब सेकेंड डायग्राम में आ जाइए। अब आप किस में आ जाएंगे? सेकेंड डायग्राम में। सेकेंड डायग्राम में आपने क्या देख रहा है कि आप इंक्लाइंड प्लेन, नत समतल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नत समतल। ओके, क्या हो गया? नत समतल, नॉट प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, नॉट प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। अब आप लोगों को मालूम है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लो रोलर जो होता है, रोलर को हम धकेलते हैं कि खिसकाते हैं, किस में ज़्यादा होगा? हम खिसकाएंगे। मान लो रोलर को हम ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे खिसकाएंगे, तो कुछ एंगल सबटेंड करेंगे। मान लो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? थीटा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर, फ्रिक्शन, एक फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तब उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी के कारण। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर चलेगा ऐसे, है ना, यहाँ पर मान लो मैंने इस डस्टर को रखा है, डायग्राम में इस डस्टर को मैंने रखा है, कि इस डस्टर जो होता है नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, उसको हम बोलते हैं कौन सा? F इक्वल टू mg, ड्यू टू ग्रेविटी। ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर फोर्स का, तो नीचे किसका फोर्स लगेगा? ग्रेविटी। अब चूंकि एंगल कितना बना रहा है? थीटा। अब ये जो नीचे की ओर एक फोर्स लगा रहा है mg, और ऊपर एक लगा रहे थे, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। मान लो फोर्स इक्वल टू कितना है? mg, ठीक है। और वेट, सेकंड वाला देखिएगा, फोर्स, देखिए इसमें फोर्स कितना लगा रहा है अपना? F, अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स लिख देते हैं। फोर्स कितना है? F। और इसका बॉडी का वेट कितना है? वर्टिकली डाउनवर्ड, मास है g, ग्रेविटी। ओके, mg। अब इसको हम क्या करते हैं? कंपोनेंट, क्या करेंगे अपन? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ mg। जो ये मास है नीचे की ओर लगा रहा है और कुछ एंगल पर डिस्प्लेट हो रहा है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट होगा भाई? mg इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। ओके, mg cos थीटा जो फोर्स होता है, उस फोर्स के पैरेलल, उस फोर्स के परपेंडिकुलर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये फोर्स, ये किसको बैलेंस करेगा? F इक्वल टू mg साइन थीटा, और एक होता है रिएक्शन फोर्स, बैलेंस करेगा mg cos थीटा। बैलेंस फोर्स इज बैलेंस द mg cos थीटा। तो वर्क डन कितना निकलेगा हमको? सिंपल सा थ्योरी है ये।
वर्क डन इज व्हाट, एफ इज द mg sin थीटा, ठीक है, फोर्स के पैरेलल और फोर्स के परपेंडिकुलर, ठीक है, फोर्स के पैरेलल और फोर्स के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक हो जाएगा कितना, mg sin थीटा इक्वल टू एफ, mg cos थीटा इक्वल टू आर। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इंटू सी बी इंटू कॉस थीटा, वाट सी बी, एफ इंटू सी बी इंटू कॉस थीटा, वेयर जी सी बी, ऑब्जेक्ट यहाँ से मोशन करते करते कहाँ पहुँच गया है, बी तक। तो कितना वर्क डन हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, क्लियर। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है भाई, एफ की वैल्यू mg sin थीटा AW2 mg sin थीटा, और cb की वैल्यू कितना हो जाएगा, cb की वैल्यू कोई बताएगा, क्या पुट करो cb की वैल्यू, अच्छा साइन थीटा को देखते हैं अपन, है ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ए बी, अच्छा सी बी पर लिख देते हैं। अब देखिए सी बी, साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो सामने और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो पुट कर दीजिए, तो हमको ये मिलेगा mg साइन थीटा की जगह ए बी अपॉन सी बी इंटू सी बी कॉस थीटा। कोई आई बात समझ में, सी बी कट गया, और ए बी इज द हाइट, ए बी इज द हाइट, एम जी एच कॉस थीटा, ये हमको अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इंक्लाइंड पेन, ठीक है, एम जी कॉस थीटा। अगर मान लो हम कॉस थीटा इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्या हो गया, क्या, अच्छा हाँ, तो एम जी इंटू ए बी कॉस थीटा, ए बी इक्वल टू एच और थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है, 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हमको मिल जाता है क्या, W2 इक्वल टू एम जी एच, ओके। ये आप में आ गया इंक्लाइंड प्लेन का। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टेयर में समझते हो, सीढ़ी में मोशन कर रहा है, उस स्थिति में इसका क्या होगा, फोर्स वर्क डन कितना होगा, तो उसको निकालने के लिए हमको एक सीढ़ी बनाना पड़ेगा, और सीढ़ी में हम देखते हैं कि स्टेप्स होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, पॉइंट बी पर, ठीक है, यही पॉइंट मान लेंगे इसको ए और इसको बी, जिसकी हाइट कितनी है, एच है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्टेयर में मोशन कर रहा है, तो वर्टिकल डन वर्क डन कितना हो जाएगा, एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल। तो मान लो इसको हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस हम मानते हैं x, इसका z, ये x z, ये भी x हो जाएगा, ये z हो जाएगा। तो इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, दोनों कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। तो एक देखिए वर्टिकल कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम जी की कॉस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर हॉरिजॉन्टल x एंड डिस्टेंस फॉर वर्टिकल इज इक्वल टू z लेते हैं, तो वर्टिकल है ना, वर्टिकल वर्क डन क्या होगा, निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं, वर्टिकल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जा रहा, वर्टिकल वर्क डन एम जी कितना होगा, एम जी वर्टिकल डिस्टेंस जेड, एम जी जेड कॉस थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा, वर्टिकल वर्क डन इक्वल टू एम जी जेड कॉस थीटा।
अब यहाँ निकालते हैं, इधर जगह इधर लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgx cos थीटा। किसी को कोई डाउट यहाँ पर, mgx cos थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, mgz cos 0 डिग्री, और ये हो जाएगा mgx cos 90 डिग्री। अब आप लोगों को शुरू से पढ़ते आए हो, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है और cos 0 डिग्री की वैल्यू, टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं n। W3 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए दोनों को, mgz cos 90 प्लस mgx cos 0 है, ये हो गया। कोई डाउट यहाँ तक, cos 90 का 0 और cos 0 का 1, तो निकल जाएगा। यहाँ n लगाते हैं, n नंबर ऑफ, n का मतलब n लगा देते हैं, n का मतलब ऐसे कई सारे स्टेप्स बने ना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 है, तो टोटल हम n लगा देते हैं। तो cos 0 की कितनी होती है, 1 होती है, cos 90 की इसकी 0 हो जाएगी, cos 0 की 1 हो जाएगी, तो mgz cos थीटा, z mgz cos थीटा, तो z क्या है, हाइट है, z टोटल है, z सब मिला के क्या हो जाएंगे, वर्टिकल हाइट निकल जाएंगे, तो हो जाएगा mg मान nz इंटू cos, है ना, cos 0 की तो 1 ले ली थे अपन, 1 हो जाएगा mgh। ये हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय स्टेयर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर, तो आपके पास 1 मिनट समय देते हैं, हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज टोटा टिपिकली था, तो आप लोग के लिए 1 मिनट समय है, सोच लीजिए। ओके ठीक, कोई डाउट नहीं, ठीक है। और इसको रिपीट करना, तो देखिए हमने ये देखा कंजर्वेटिव फोर्स में, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स पर हमने थोड़ा सा फोकस डाला है। इसमें मैंने 3 डायग्राम बना था, 3 डायग्राम को हमने बनाया था, उस डायग्राम को एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पहला डायग्राम क्या था, ये ए और बी, जिसकी हाइट कितनी थी, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन था, करेक्ट। इसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, इसको फाइनल पोजीशन। दूसरा क्या था, इंक्लाइंड प्लेन में, तीसरा क्या था, इंक्लाइंड प्लेन में, जिसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी वही थी, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और ये इंक्लाइंड प्लेन पे था, एंगल कितना सबटेंड कर रहा था, थीटा डिग्री कर रहा था। थर्ड हमने देखा था कौन सा, ये वाला देखा था थर्ड, ये ऐसा करके स्टेयर में देखा था। इसके भी ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, इसकी हाइट एस थी, इसकी हाइट एस थी, तीनों की हाइट एस थी, तीनों की हाइट हमने एस देखा। तो इस आधार पर हमने 3 वर्क निकाला था, 3 से 4 वर्क, W1 प्लस W3 प्लस W3, सब की वैल्यू कितनी थी, W2 प्लस W3 प्लस W4 इज इक्वल टू कितना आया, mgh। ये है कंजर्वेटिव फोर्स। अब दूसरा देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम यहाँ पर बता देते हैं, जिसमें क्लोज पाथ होता है। इसमें क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। ये इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये रास्ता ए के रास्ता बी है, ठीक है। कौन सा रास्ता है, रास्ता ए, W1 बोल सकते हैं, W बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होता था उसमें, हम क्या कहते हैं, फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क कर रहे हैं हम, वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, नेचर ऑफ पथ नहीं डिपेंड कर रहा था। बट इसमें क्या लेगा, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स in moving a body from one position to another position
ठीक है, ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, इट्स वर्क डन बाय अगेंस्ट द फोर्सेज मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। ठीक है, मान लो कोई बॉडी क्या जा रहा है, देखिए मैंने डायग्राम बनाया है ए टू बी। मान लो कोई बॉडी ए से बी की ओर जा रहा है, W1 वर्क डन बाय मूविंग कितना हो जाएगा बी टू ए, W2। ए टू बी W1 और बी टू बी W2 है ना, W2। तो पहले को हम बोल सकते हैं ये इनिशियल और उसको हम बोल सकते हैं फाइनल। एक वीडियो में पुरानी है इनिशियल पाथ और ये होगा फाइनल पाथ। नेचर पर डिपेंड करता है, पथ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, जैसे विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स, और बता सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस एंड टेंशन फोर्स। तो वर्क डन इज मूविंग ए टू बी इक्वल टू W1, वर्क डन इन मूविंग ए बी टू ए W2। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा, EI माइनस EF इक्वल टू। तो ये जरा हमारा क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इज थोड़ा सा लेंदी है, नॉन कंजर्वेटिव कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम डिफाइन करेंगे तो कि जब किसी बल के विरुद्ध किसी वस्तु को ले जाने की आकार वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और स्थिति पर निर्भर करता है